नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन करेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो देखिए, अहिरवाटी बोली है ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र के अंदर। देखिए, ढूंढाड़ी है ये जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती है ये कोटा बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती दोस्तों अलवर भरतपुर क्षेत्र में। अहिरवाटी अलवर वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर अहिरवाटी भाषा है ये बोली है, ये बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, गणगौर का त्योहार है ये चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है गणगौर का त्योहार। इसमें देखिए दोस्तों, गण है ये शिव का प्रतीक और गौर है ये पार्वती का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, तीज का त्योहार है ये श्रावण मास में मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, अपन बोलते हैं ना कि श्रावण में जो नवविवाहिता होती है वो ससुराल में नहीं रहती है, वो पीहर में रहती है। और पीहर में जाकर वो क्या करती है, अपने भाई और अपने पिताजी वगैरह से झूला झुलवाती है दोस्तों वो। तो नवविवाहिताओं के झूला झूलने से संबंधित भी ये त्योहार है। कौन सा? श्रावण मास, श्रावण शुक्ल तृतीया, तीज का त्योहार। नेक्स्ट देखिए, कजली तीज या सातुड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो कजली तीज या सातुड़ी तीज का त्योहार है ये भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। याद रखना, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें देखिए दोस्तों, कजली तीज, सातुड़ी तीज, इसमें दोस्तों पार्वती की पूजा करती है विवाहित महिलाएं और सुहाग की लंबी उम्र के लिए। ठीक है। तो कजली तीज कब आती है दोस्तों? कजली दोस्तों मैं बोलूं आपको तो कजली मतलब काजल, देसी भाषा में काजल। क्या? काजल। काजल होता है दोस्तों काला। क्या होता है? काला। दिमाग में रखना, काजल कैसा होता है? काला होता है। काला मतलब कृष्ण। तो बस इतना ही तो अपन को पकड़ना है। कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है भाद्रपद की। और ये श्रावण तीज तो अपने याद ही रहती है। ठीक है। तो भाद्रपद, कृष्ण पक्ष, तृतीया, तो कजली तीज, सातुड़ी तीज। नेक्स्ट देखिए, शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। तो शीतलाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है ये शीतलाष्टमी का त्योहार। तो ये इंपॉर्टेंट है, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है शीतलाष्टमी का त्योहार। अब देखिए दोस्तों, शीतलाष्टमी में अपन क्या करते हैं, जो अपना जो चूल्हा होता है ना, चूल्हा जानते हो, उसके अंदर दोस्तों राख होती है काली। क्या होती है? काली। तो उस राख के दोस्तों ऐसे बना देते हैं, ऐसे पिंडे से बना करके, और वो रखते हैं। मतलब शीतला माता की पूजा की जाती है, इसी तरह से की जाती है। और वो मतलब इसमें ठंडा भोजन किया जाता है। तो वही है दोस्तों। तो कृष्ण, तो राख काली, कृष्ण, तो याद रखना कृष्ण पक्ष। तो शीतलाष्टमी। और शीतलाष्टमी का मेला देखिए दोस्तों, जयपुर चाकसू सीलडूंगरी और उदयपुर वल्लभनगर में शीतला माता का मंदिर है, वहां पर मेला आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीलडूंगरी, चाकसू, जयपुर में शीतला माता का मंदिर है, जहां पर शीतला अष्टमी को मेला बढ़ता है। उदयपुर वल्लभनगर में भी शीतला माता का मंदिर है। फिर है, बिना मुहूर्त के कार्य कब किए जाते हैं? तो आखा तीज, अक्षय तृतीया को किए जाते हैं बिना मुहूर्त के कार्य। कब? अक्षय तृतीया या आखा तीज को। फिर है, राजस्थान का मेला या दीपदान उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का कौन सा मेला दीपदान उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला। कौन सा मेला? पुष्कर मेला दीपदान उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो पुष्कर मेला दोस्तों, यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और पुष्कर दोस्तों ब्रह्मा जी से संबंधित है। ब्रह्मा जी का विश्व में एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही है। कहाँ है? पुष्कर में। नेक्स्ट है, केला देवी का मेला कब? क्या? केला देवी का मेला कब व कहाँ आयोजित किया जाता है? तो केला देवी का मेला दोस्तों करौली में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? करौली में। चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब? चैत्र शुक्ल अष्टमी को किया जाता है, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्खी मेला भी। यहाँ पर दोस्तों इसमें थोड़ा मिस प्रिंट है, इसमें सवाई माधोपुर दे रखा है, लेकिन करौली है। ठीक है। मैंने भी जब पढ़ाया था तो आपको सवाई माधोपुर ही बता दिया था, क्योंकि दोस्तों जब बुक में पढ़ते हैं ना तो ऐसे ध्यान नहीं रहता कि गलती है या नहीं है। ठीक है। तो ये बाद में मैंने देखा तो करौली। ठीक है।
ये अपनी राजस्थान जो आरबीएससी की बुक है उसका लास्ट चैप्टर है ना, उसमें दे रखा है 7वीं क्लास में करौली। तो करौली चैत्र शुक्ल अष्टमी लक्खी मेला बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जी का मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों अब जैन और बौद्ध धर्म जुड़ गया है एसएसटी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जी का मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों देखिए मंदिर है इनका सवाई माधोपुर में। कहाँ महावीर जी का सवाई माधोपुर में मंदिर है। लाल रंग की भव्य प्रतिमा इनकी, किस रंग की, लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। चैत्र शुक्ल एकादशी से कृष्ण वैशाख कृष्ण द्वितीया तक लगता है। तो चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक महावीर जी का मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट देखिए कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है किसके शासनकाल में, यानी 1729 से 1756 में। तो ये ब्रैकेट में है दोस्तों। तो कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है किसके शासनकाल में। दशहरा पर्व को धूमधाम से मनाने के प्रमाण मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, 6ठी क्लास राजस्थान अध्ययन का लास्ट जो चैप्टर है उसमें दे रखा है ये। तो देखिए महाराव सुरजन साल, क्या महाराव सुरजन साल। तो धूमधाम से मनाने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो महाराव सुरजन साल सिंह के समय से, ठीक है। तो देखिए महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1800 ये दोस्तों थोड़ा मिस प्रिंट है, 89 है, ठीक है। 89 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, दोनों ही राजाओं के वहां नाम दे रखे हैं। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। और प्रमाण की पूछ ले तो दशहरा पर्व को धूमधाम से मनाने के प्रमाण आ जाए ना, तो महाराव सुरजन साल सिंह कराना, ये आया हुआ प्रश्न भी है। नेक्स्ट देखिए हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। उदयपुर में। कहाँ, उदयपुर में। इसकी शुरुआत महाराणा फतेह सिंह, क्या इसकी शुरुआत महाराणा फतेह सिंह 1899 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो उदयपुर में लगता है हरियाली अमावस्या का मेला। कहाँ, उदयपुर में लगता है। कब, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगता है। शुरुआत किसने की, तो महाराणा फतेह सिंह ने की थी। याद रखना हरियाली अमावस्या उदयपुर श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगता है ये, ठीक है। और शुरुआत महाराणा फतेह सिंह। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित होता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित होता है। तो अजमेर में। कहाँ, अजमेर में। ये ईरान से भारत आए थे दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे, ईरान से आए थे। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रबज माह की पहली तारीख से 6ठी तारीख तक आयोजित किया जाता है दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। नेक्स्ट देखिए आदिवासी समाज का कुंभ बेणेश्वर मेला कब आयोजित किया जाता है। तो आदिवासी समाज का कुंभ बेणेश्वर मेला कब आयोजित किया जाता है। तो माघ पूर्णिमा। कब, माघ पूर्णिमा को आदिवासी समाज का कुंभ बेणेश्वर मेला आयोजित होता है। कहाँ, डूंगरपुर जिले में माही जाखम सोम नदियों के संगम स्थल पर दोस्तों ये मेला आयोजित होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है। तो खाटू श्याम जी का मेला दोस्तों सीकर में लगता है। कहाँ, सीकर में। कब, फागुन शुक्ल माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी का संबंध है तो रुणेचा पोकरण जैसलमेर में इनका मेला लगता है दोस्तों रामदेव जी का। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता माने जाते हैं रामदेव जी। 5 पीरों में रामदेव जी शामिल है। तो रुणेचा पोकरण जैसलमेर में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक बाबा रामदेव जी का क्या लगता है, मेला लगता है। नेक्स्ट देखिए गलियाकोट दोस्तों देखिए गलियाकोट डूंगरपुर सागवाड़ा तहसील गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार ए फकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है गलियाकोट का उर्स, ये किससे संबंधित है। तो दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है गलियाकोट। तो दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र गलियाकोट कहाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा तहसील गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मजार है दोस्तों यहाँ पर, जिसे मजार ए फकरी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना आप।
फिर है दोस्तों भरथरी मेला कहाँ लगता है, तो भरथरी मेला दोस्तों अलवर में लगता है। जीण माता का मेला कहाँ लगता है, सीकर में लगता है। डिगी कल्याण जी का मेला जयपुर में लगता है। तेजा जी का मेला परबतसर नागौर में लगता है दोस्तों। तेजा जी गाय रक्षक देवता थे, इसलिए दोस्तों ये परबतसर नागौर वाला पशु मेला है। कौन सा है, पशु मेला। नेक्स्ट देखिए 5 पीर कौन कौन से थे, तो 5 पीर थे दोस्तों रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी। यहाँ वो तेजा जी नाम देगा दोस्तों, तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं थे। याद रखना रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी थे। फिर देखिए गोगा जी का मेला कब लगता है, तो भाद्र। गोगा जी का मेला कब लगता है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। फिर है तेजा जी का मेला कब लगता है, तो तेजा जी का मेला भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला लगता है, याद रखना। फिर है ऊंटों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं, तो पाबू जी पूजे जाते हैं। ऊंटों के देवता के रूप में कौन, पाबू जी। पाबू जी मंड उनका मुख्य स्थान है दोस्तों, पाबू जी का पाबू मंड मुख्य स्थान है, याद रखना। नेक्स्ट है रामदेव जी का मेला कब आयोजित किया जाता है। रामदेव जी का मेला कब आयोजित किया जाता है, तो रामदेव जी का मेला है ये भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक आयोजित होता है, याद रखना। कब, भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला आयोजित किया जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो रामदेव जी की सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में पूजा की जाती है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है ये, मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ था। तो दोस्तों पिछले रीट में मीराबाई के पति का नाम पूछा था, तो मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ था, तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश में हुआ था। कहाँ, मेवाड़ के सिसोदिया वंश में हुआ था। अब जन्म किस वंश में हुआ था, तो मेड़तिया राठौड़ वंश में हुआ था जन्म कब हुआ था, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था। नेक्स्ट देखिए कुड़की पाली में हुआ था दोस्तों जन्म। कहाँ, कुड़की पाली में हुआ था। और दोस्तों मेड़ता भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो पाली आप ध्यान रखना, मेड़ता पाली कुड़की। और विवाह 1519 में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के भोजराज के साथ हुआ। विवाह 1519 मेवाड़ के सिसोदिया वंश के भोजराज के साथ हुआ। अब देखिए दोस्तों आपको जन्म कहाँ मिलेगा, कक्षा 9 RBS से पाठ नंबर 7 के अंदर है, मीराबाई की पूरी डिटेल दे रखी है, वहां पर आपको जन्म मिलेगा। कमेंट बॉक्स में पढ़ना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब देखिए दोस्तों कल करेंगे अपन आगे से प्रश्न। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कम से कम इस वीडियो पर 10,000 व्यू होने चाहिए। जितना आप शेयर करोगे उतना आपको फायदा है। बाकी के सारे प्रश्न करवा दूंगा मैं राजस्थान अध्ययन के, सब मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन के आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न। कल दोस्तों 2 प्रश्नों में गलती हुई थी और वो प्रश्न दोस्तों किताब में गलत दे रखे थे राजस्थान अध्ययन में, वो आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों गलत यदि बता दिया जाता है फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। तो देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जी का मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा करौली में। कहाँ लगता है, करौली में। दोस्तों बुक में गलत दे रखा है, ठीक है, सवाई माधोपुर। ऐसी दोस्तों जो केला देवी का मेला है ना वो भी करौली में लगता है, लेकिन सवाई माधोपुर दे रखा था। तो जहाँ भी सवाई माधोपुर आए ना तो आप एक बार गूगल करके या क्रॉस चेक जरूर कर लिया करना। तो क्योंकि दोस्तों जहाँ जहाँ करौली होना है वहाँ वहाँ कई जगह सवाई माधोपुर दे रखा है, तो ये चीज़ आप पकड़ लो, क्योंकि 2 जगह ये मिसप्रिंट हुई है। और इसका कारण ये है दोस्तों शायद जो ये मैटर उठाया गया है ये पुरानी ऑथेंटिक बुक्स है उनसे उठाया गया है, तो हो जाता है, आगे तो इनमें संशोधन हो जाएगा। एक और दोस्तों मीराबाई का विवाह, वो दोस्तों मैंने 1519 बताया था, ये 1519 बताया था, लेकिन RBSC कक्षा 9 में 1916 दे रखा है, ठीक है। और सॉरी 1516 दे रखा है, 1516 और मैंने दोस्तों गूगल किया तो भी 1516 था। तो आप ध्यान रखना इसका राइट आंसर 1516 होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर, बाल संरक्षण आयोग कानून कब बना। ये दोस्तों मैं 6ठी क्लास पढ़ रहा था तो वो मैंने लिख दिए हैं प्रश्न बीच में। तो देखिए बाल संरक्षण आयोग कानून कब बना, तो 2005 में बना। कब बना, 2005 में।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष बालक अधिकार में बालक बालिकाओं के समस्त अधिकार शामिल किए गए? तो 20 नवंबर 1889। कब? 20 नवंबर 1889। भारत सरकार ने सहमति कब दी इनको? तो 11 दिसंबर 1992। तो ये ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो 20 नवंबर 1889 में शामिल कर लिया, लेकिन भारत सरकार है इसने दोस्तों 11 दिसंबर 1992 को इनको क्या दी थी? सहमति दी थी। ये दोस्तों 1900 है, ठीक है, 1989, ध्यान रखना 1989। ये मेरे याद था तो ये लिखने में 1889 हो गया, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 1989। पेज नंबर 91 दोस्तों RBSC की बुक में दे रखा है 1989। फिर देखिए बाल विवाह को प्रभावी बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु कानून कब बना? तो बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु कानून बना था 2006 में। कब बना? 2006 में। फिर है बाल श्रम निषेध अधिनियम कब बना? तो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में बना। नेक्स्ट है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बना? जिसे पोक्सो एक्ट बोलते हैं, राजस्थान पुलिस में आया था, तो 2012 में बना। कब बना? 2012। नेक्स्ट है किस संत ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति धारा में लीन हो गए? तो दादू दयाल। कौन? दादू दयाल, याद रखना दादू दयाल। तो दादू दयाल समकालिक थे, तो अकबर के ऐसे पूछ ले कि अकबर के समकालिक संत था तो 4 ऑप्शन दे दे तो दादू दयाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दादू दयाल। नेक्स्ट है दादू दयाल जी ने अपनी देह कब कहाँ त्यागी? तो दोस्तों 1603 में नारायणा जयपुर में दादू दयाल जी ने अपनी क्या है? देह त्याग दी थी। नेक्स्ट है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिप्पासर नागौर में हुआ। तो विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पिप्पासर नागौर। नेक्स्ट है संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? तो संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। कहाँ हुआ? कतरियासर बीकानेर। फिर है स्वच्छता ही ईश्वर का निवास है, यह कथन किस संत का है? तो ये कथन है दोस्तों श्रद्धानंद जी का। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि श्रद्धानंद जी लक्ष्मण गढ़ सीकर, थोड़ा ध्यान रखना। ये देखिए राजस्थान के कौन से संत जिन्होंने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलख जगाई? तो वो थे श्रद्धानंद जी, शेखावाटी क्षेत्र के थे ये। देह त्याग इन्होंने लक्ष्मणगढ़ सीकर में की। नेक्स्ट देखिए काष्ठ कला राजस्थान की प्रसिद्ध कला है, इसके लिए फेमस है। तो दोस्तों काष्ठ कला राजस्थान की प्रसिद्ध कला है, इसके लिए प्रसिद्ध है तो बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेबाण, कावड़, रंगाई छपाई के ठप्पे आदि बनाए जाते हैं दोस्तों बस्सी चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की कौन सी जगह लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो उदयपुर। तो राजस्थान की कौन सी जगह लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो उदयपुर। नेक्स्ट है लकड़ी से निर्मित मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है तो जेठाना उदयपुर। तो लकड़ी से निर्मित मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है तो जेठाना डूंगरपुर, याद रखना जेठाना डूंगरपुर। नेक्स्ट है मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा कहलाती है, इस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव नाथ द्वारा, ठीक है, तो मोलेला नाथ द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट है चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री। और इसके लिए प्रसिद्ध है तो ब्लू पोट्री कला के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है भारत में? जयपुर प्रसिद्ध है। अब ब्लू पोट्री दोस्तों आई कहाँ से थी? तो ये दोस्तों मुख्यतः कहाँ की कला है? पर्शिया ईरान की कला है ब्लू पोट्री। और दोस्तों अकबर के काल में ये ईरान से लाहौर आई थी। कहाँ आई थी? ईरान से लाहौर आई थी। और दोस्तों राम सिंह प्रथम के काल में ये दोस्तों लाहौर से जयपुर आई थी, याद रखना लाहौर से जयपुर राम सिंह प्रथम के काल में आई थी। और इसका सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? तो राम सिंह द्वितीय के समय इसका विकास हुआ। एक बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ब्लू पोट्री के जादूगर
किसे कहते हैं? तो कृपाल सिंह शेखावत को कहते हैं ब्लू पोट्री के जादूगर। और इन्हें दोस्तों ब्लू पोट्री कला के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया कृपाल सिंह शेखावत को। फिर है लाख के काम के लिए प्रसिद्ध है, तो जयपुर जोधपुर लाख के काम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये याद रखना। जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध है, तो पूछ ले आपसे, तो जयपुर जोधपुर बीकानेर उदयपुर जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम कहाँ किया जाता है? तो जयपुर में किया जाता है। नेक्स्ट है कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाता है, तो कांच पर सोने की नक्काशी का काम क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला। नेक्स्ट देखिए, कहाँ की जनजातियां पित्तल और चांदी के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की। कहाँ की? प्रतापगढ़ की। कहाँ की जनजातियां पित्तल और चांदी के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़। नेक्स्ट है बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी किन कामों के लिए प्रसिद्ध है? तो कपड़े पर छपाई के लिए प्रसिद्ध है ये सारे के सारे क्षेत्र। नेक्स्ट है कशीदाकारी कला। कशीदाकारी कला कपड़े पर पशु पक्षियों के चित्र, डिजाइन आदि बनाना दोस्तों कशीदाकारी कला कहलाती है। इसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन से हैं? तो बाड़मेर का चेहटन क्षेत्र और जैसलमेर क्षेत्र है, ये फेमस है, याद रखना। फिर है कशीदाकारी के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार व वर्ष 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो रुमा देवी। याद रखना दोस्तों, रुमा देवी को दोस्तों वर्ष 1989 के अंदर दोस्तों राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया था कशीदाकारी कला के लिए। और दोस्तों अभी हाल ही में पीछे 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है रुमा देवी को। दोस्तों रुमा देवी है, इनके नीचे बहुत सारी महिलाएं काम करती है और इन्होंने मतलब बहुत सारी महिलाओं को रोजगार दे रखा है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। कल मैंने दोस्तों आपको बोला था कि 10,000 कम से कम व्यू होने चाहिए, लेकिन आपने वीडियो को शेयर नहीं किया। तो दोस्तों हौसला तो थोड़ा डाउन होता है, लेकिन आज मैं आपसे होप करता हूँ कि आज इस वीडियो पर आप 10,000 व्यू जरूर दिलवाएंगे। पीछे वाला वीडियो है उसको भी आप शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन आज करेंगे राजस्थान अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 45 तक कर लिए थे, 44 तक कर लिए थे दोस्तों, अपन आज 45 से आगे करेंगे। एक दोस्तों पीडीएफ के लिए आप बार बार बोलते हो, तो पीडीएफ दोस्तों इसकी नहीं शेयर करूंगा मैं, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ शेयर करूंगा तो मेरे वीडियो कौन देखेगा। और फिर दूसरी बात, मैं पीडीएफ ही मेरी शेयर कर दूंगा, मेरी मेहनत, तो लोग बेच देंगे, इसको बेचते हैं लोग। मेरी कुछ चीज़ें बिकी है दोस्तों इस तरह से, ऐप में बेची है लोगों ने, तो मैं ये चीज़ें शेयर नहीं करूंगा आप, ठीक है। तो देखिए 45 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो 66.11%। कितनी? 66.11%। और मेरा दोस्तों आज तक का उसूल रहा है, आपने देखा होगा, मेरे पास चाहे कैसा ही मैटर हो, मैं उसी मैटर को पढ़ाता हूँ। कभी किसी दूसरे बंदे का मैटर नहीं पढ़ाया आज तक यूट्यूब पर, ना ही किसी दूसरे बंदे की कॉपी की है। आज तक का रिकॉर्ड है, चाहे मेरे व्यू 100 आए चाहे मेरे 200 आए, मेहनत खुद करता हूँ, खुद लिखता हूँ कॉपी में, फिर पढ़ाता हूँ। तो देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी रही? 66.11 रही। कितनी रही? 66.11%। और दोस्तों आप वीडियो देखोगे ना, तो भी आपको उतना ही टाइम लगना है जितना आप पढ़ते हो, और उतना ही टाइम आपको लगेगा, और आप पढ़ भी सकते हो और आपको फ़ायदा भी होगा, और मेरे भी फ़ायदा होगा दोस्तों। 2-4 रुपये मेरे बन जाएंगे। ज़्यादा कमाई नहीं होती है यूट्यूब पर, कोई मेरा पढ़ाई का खर्चा बन जाता है, बस इतना ही है। और ये मजबूरी है, मुझे काम करना पड़ता है, सीधी बात है। नेक्स्ट देखिए पुरुष साक्षरता। तो पुरुष साक्षरता की बात करूं तो 79.19%। कितनी? पुरुष साक्षरता 79.19%। और महिला साक्षरता 52.12%। कितनी? 52.12%। नेक्स्ट देखिए राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। याद रखना, कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को।
नेक्स्ट है राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई व न्यूनतम लंबाई किस जिले में है। तो दोस्तों सर्वाधिक लंबाई तो है जोधपुर में सड़कों की, और न्यूनतम लंबाई है धौलपुर में। कहाँ? धौलपुर में। फिर देखिए राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH15 है। कौन सा है? NH15। और सबसे छोटा है 71B। याद रखना, सबसे छोटा तो है 71B, सबसे बड़ा है NH15। फिर है राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई। तो 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। फिर है भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है। तो उदयपुर में है। कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है। तो उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन किस राज्य में होता है। सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। फिर देखिए जौ व चना उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो जौ व चना उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, प्रथम है उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में मक्का की सर्वाधिक बुआई होती है। तो दक्षिणी राजस्थान में मक्का की सर्वाधिक बुआई होती है। कहाँ होती है? दक्षिणी राजस्थान में मक्का की सर्वाधिक बुआई होती है। फिर है राजस्थान का कौन सा जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम है। तो गंगानगर है। कौन सा है? गंगानगर गेहूं उत्पादन में फर्स्ट है। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। कितने? 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर से क्या होती है? सिंचाई होती है। फिर देखिए राजस्थान में कुल फसली क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो राजस्थान के कुल फसली क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो 35% में। बाकी दोस्तों बारानी खेती होती है। नेक्स्ट देखिए कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई कुओं व नहरों से होती है। अब जैसे 35% में क्या होती है? सिंचाई होती है राजस्थान में, उसके यानी 35% के कितने प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई कुओं व तालाबों से होती है। तो 66%। कितने? 66%। फिर है पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में सेकंड स्थान है। कौन सा है? सेकंड यानी दूसरा स्थान है। फिर है राजस्थान में भारत का लगभग कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है। राजस्थान में भारत का लगभग कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है। तो 11.27%। कितना? 11.27% राजस्थान में भारत का ये पशुधन पाया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार किस पशुधन में चिंताजनक कमी हुई है। तो राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार किस पशुधन में चिंताजनक कमी हुई है। तो ऊंट व गधों की। किसकी? राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार किस पशुधन में चिंताजनक कमी हुई है। तो ऊंट व गधों की। मामूली वृद्धि दोस्तों गाय और भैंस में हुई है। फिर देखिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। यहाँ कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 67 प्रकार के। फिर है राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है। तो रॉक फॉस्फेट। कौन सा? रॉक फॉस्फेट है दोस्तों सर्वाधिक उपलब्ध, लेकिन इसका खनन नहीं हो पाता है दोस्तों पूरी तरह से। ठीक है, तो ये सर्वाधिक उपलब्ध खनिज पूछ ले तो रॉक फॉस्फेट है। कौन से खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है। तो सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर। इनमें राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। याद रखना। फिर है राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो 3 भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। तो देखिए राजस्थान की कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है बनास, काली सिंध, पार्वती और चंबल। ये नदियां दोस्तों बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का क्या है? भाग है।
फिर है राजस्थान की कौन सी नदियां अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है? तो माही, लूणी, साबरमती और पश्चिमी बनास है। तो राजस्थान की कौन सी नदियां अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है? तो माही, लूणी, साबरमती और पश्चिमी बनास है। फिर देखिए राजस्थान की कौन सी नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है? तो देखिए राजस्थान की कौन सी नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है? तो घग्गर, बाणगंगा, कातली, कांतली, साबी, रूपारेल और मेंढा। ठीक है, मेंथा भी बोलते हैं, मेंढा। ठीक है, तो ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं, याद रखना सारी की सारी। फिर देखिए राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। दोस्तों ऐसे आ जाए ना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी आ जाए तो चंबल कर देना, राजस्थान में सबसे लंबी नदी आ जाए तो बनास कर देना, दिमाग मत लगाना। की पूछ लेना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल, राजस्थान में सबसे लंबी तो बनास। अब चलिए देखते हैं नीचे। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो विंध्याचल मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से। और कौन कौन से जिलों में बहती है? तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली। और फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना में गिर जाती है। सहायक नदी कौन कौन से इसकी? बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। ये दोस्तों चंबल की सहायक नदी है, बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। अभी राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया था। औद्योगिक नगरी कोटा किसके किनारे? चंबल के किनारे, अभी राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। फिर देखिए 69 नंबर, पूर्णतः राजस्थान में, देखिए राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास है। कौन सी है? बनास। उद्गम कहाँ से होता है बनास का? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। उद्गम कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। और ये क्या है? मौसमी नदी है। फिर देखिए राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर में ये बहती है। फिर दोस्तों राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर में जाकर के ये चंबल में मिल जाती है। किस में? चंबल में मिल जाती है, याद रखना। ठीक है, फिर देखिए इसकी लंबाई की यदि बात करें तो 480 किलोमीटर है। कितनी है? 480 किलोमीटर है। टोंक और सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे है। बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो मेनाल, कोठारी, मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी। ये है दोस्तों बनास की सहायक नदियां। तो मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी ये बनास की सहायक नदियां हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर आगे के प्रश्नों के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और आप मेरी मजबूरी समझना दोस्तों, मैं शेयर नहीं कर सकता पीडीएफ। आप बुरा माने या अच्छा माने वो आपके ऊपर डिपेंड है। जितना मैं क्वेश्चन बनाता हूँ पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे राजस्थान अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें दोस्तों अपन ने यहाँ तक कर लिए थे दोस्तों 69 तक। इससे आगे आज अपन करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों आपको बोला हुआ है कम से कम 10,000 व्यू होने चाहिए एक वीडियो पर, लेकिन आप शेयर नहीं करते हैं वीडियो को। तो अगली बार आपने यदि शेयर नहीं किया तो दोस्तों ये क्लास बंद कर दी जाएगी। तो आप कम से कम एक बंदा 5 लोगों को शेयर तो करें। तो देखिए जांगल प्रदेश में राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल थे? तो जांगल प्रदेश में राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल थे? तो बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग, ये दोस्तों जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते थे। और जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो अहिछत्रपुर थी जांगल प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना किन किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना ये याद रखना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर है? तो दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर है। और किस राज्य में है? गुजरात में है। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि जो सरदार सरोवर परियोजना है इससे एक नहर निकाली गई है और वो नहर आती है राजस्थान में, और उस नहर से राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित होते हैं। उनके आप उत्तर मुझे बताओगे।
फिर देखिए दोस्तों, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? तो लसाड़िया का पठार है दोस्तों ये उदयपुर व प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। और सीधा उदयपुर दे रखा हो तो उदयपुर करना ही है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है, क्या कारण है? तो राजस्थान के 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है, इसका कारण क्या है? तो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु, यानी यहाँ की जलवायु है वो दोस्तों अनुकूल है जनसंख्या के रहने के लिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? तो दोस्तों देखिए, 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग बना था। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग का पद कौन सा था और बाद में इसका पद वायसराय हो गया? था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भी लॉर्ड कैनिंग था और 1857 की क्रांति के बाद भी लॉर्ड कैनिंग ही था भारत के सर्वोच्च पद पर। तो वो पद कौन सा था लॉर्ड कैनिंग का? कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। फिर देखिए, भारतीय महामरुस्थल में शामिल जिले हैं तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो भारतीय महामरुस्थल में कौन कौन से जिले शामिल है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अशोक का भाब्रू शिलालेख, चांदी की मुद्राएं, हाथ से बने वस्त्र किस सभ्यता स्थल से संबंधित है? यानी भाब्रू का शिलालेख मिला है, चांदी की मुद्राएं मिली है और हाथी से बने हाथ से बनी हुई वस्तुएं मिली है। तो ये कहां से मिली है? बेराट से मिली है। कहां से? बेराट से। नेक्स्ट है, किस सभ्यता स्थल से दोहरी पेचदार सिरावली ताम्रपिनों को पश्चिम व मध्य एशिया से निर्यात किया जाता था? यानी दोस्तों, किस सभ्यता स्थल से दोहरी पेचदार सिरावली मिली है जो ताम्रपिनों को दोहरी पेचदार सिरावली ताम्रपिनों को पश्चिम व मध्य एशिया से निर्यात किया जाता था? तो किस सभ्यता स्थल से? तो दोस्तों ये किया जाता था गणेशवर से। कहां से? गणेशवर से। तो ये आप याद रखना, निर्यात किया जाता था गणेशवर से। कहां? पश्चिमी व मध्य एशिया से निर्यात किया जाता था दोस्तों। क्या? तो देखिए, दोहरी पेचदारी सिरावली और ताम्र पिनों को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोहकालीन इतिहास को जानने वाले राजस्थान के कौन कौन से स्थल है? तो बेराट, सांबर, बागोर और रेड। ये दोस्तों लोहकालीन इतिहास को जानने के स्थल है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बेराट कहाँ है, सांबर कहाँ है, बागोर कहाँ है, रेड कहाँ है। नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ राज्य का इतिहास रचना किसकी है? मारवाड़ राज्य का इतिहास रचना किसकी है? तो विश्वेश्वरनाथ रेव की है। किसकी है? विश्वेश्वरनाथ रेव की। नेक्स्ट है, चिरवा का शिलालेख किस शासक की जानकारी देता है? तो चिरवा का शिलालेख है ये रावल समर सिंह की जानकारी देता है। किसकी? रावल समर सिंह की, याद रखना। रावल समर सिंह की जानकारी देता है चिरवा का शिलालेख। नेक्स्ट देखिए, मालवों की दिग्विजय का युप अभिलेख नांदसा में लगा है, यह किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मालवों की दिग्विजय का युप अभिलेख नांदसा में लगा हुआ है, यह किस जिले में है? तो भीलवाड़ा में है। किस में है? भीलवाड़ा। नेक्स्ट है, लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लूणी नदी का उद्गम अजमेर के निकट सरस्वती और सागरमती दो धाराओं के मिलने से होता है लूणी नदी का उद्गम। नेक्स्ट देखिए, लूणी नदी के अपवाह वाले जिलों के नाम बताइए क्रमशः। तो लूणी नदी के अपवाह यानी लूणी नदी किन किन जिलों से होकर बहती है राजस्थान के, उनका नाम बताना है क्रमशः। तो देखिए, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। तो ये दोस्तों क्रम है, बाद में कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। फिर देखिए, लूणी नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए। तो लूणी नदी की सहायक थी जोजरी, बांडी, जोजड़ी बोलते हैं अपन, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया। ये दोस्तों लूणी नदी की क्या थी? सहायक नदियां थी। नेक्स्ट देखिए, माही नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत है, ये माही नदी का उद्गम स्थल है।
नेक्स्ट देखिए, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में बह करके इस खंबात की खाड़ी में गिर जाती है माही नदी। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में बह करके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और सोम और जाखम नदी इसकी सहायक नदियां हैं माही की। सोम व जाखम माही की सहायक नदियां हैं। फिर है बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बाणगंगा नदी का उद्गम विराट की पहाड़ी जयपुर से होता है। कहाँ से? विराट की पहाड़ी जयपुर से होता है। और इसको क्या कहा जाता है? बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं। फिर है भरतपुर में घन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो बाणगंगा से। किससे? बाणगंगा से। ये याद रखना है। भरतपुर में घन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो बाणगंगा नदी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो घग्गर नदी का उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश शिवालिक श्रेणी से होता है। हिमाचल प्रदेश शिवालिक श्रेणी से होता है घग्गर नदी का उद्गम। प्राचीन नाम यदि बात करें दोस्तों तो इसको सरस्वती कहते थे, दसद्वती कहते थे, नदी तमे कहते थे, नदियों की माता कहते थे। अंतः प्रवाही नदी दोस्तों घग्गर अंतः प्रवाही नदी हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है, गंगानगर में जाके भूमिगत हो जाती। नेक्स्ट देखिए, किसने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट देखिए, चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान पुलिस में वो यहीं घूमा था, कोटा के आसपास। नेक्स्ट देखिए, चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। कितने? 4 बांध। और 4 बांध देखिए दोस्तों, एक तो बनाया गया है मध्य प्रदेश में बनाया गया है गांधी सागर। कौन सा? गांधी सागर। 3 बांध बनाए गए हैं राजस्थान में, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। तो राणा प्रताप सागर है ये चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। जवाहर सागर है ये कोटा में बनाया गया है। कोटा बैराज है ये कहाँ बनाया गया है? कोटा में बनाया गया है। नेक्स्ट है, माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा जिले में स्थित है, माही नदी पर। किस पर? माही नदी पर। नेक्स्ट है, माही परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो माही परियोजना है ये किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही नदी किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, बिसलपुर परियोजना किस जिले में व किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों बिसलपुर परियोजना है ये टोंक जिले में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में? टोंक जिले में स्थित है। और टोंक में भी पूछ ले तो टोडा राय सिंह नगर बिसलपुर गांव में बनास नदी के ऊपर है। कहाँ? बनास नदी पर। नेक्स्ट है, बिसलपुर परियोजना से किन दो जिलों को जलापूर्ति होती है? तो देखिए दोस्तों, किन किन जिलों को जलापूर्ति होती है? तो जयपुर, अजमेर, टोंक, इन 3 जिलों को दोस्तों बिसलपुर परियोजना से क्या होती है? जलापूर्ति होती है। फिर है, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस राज्य में और किस नदी पर किया गया है? तो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों से संबंधित है, ऊपर बता गया। अब देखिए दोस्तों, आपसे जो प्रश्न पूछा था मैंने ऊपर, उसका जवाब देख लीजिए। सरदार सरोवर परियोजना से नहर निकालकर राजस्थान के किन 2 जिलों को सिंचित किया जाता है? तो बाड़मेर और जालोर 2 जिलों को सिंचित किया जाता है। फिर है, जवाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो पाली जवाई परियोजना पाली जवाई नदी के ऊपर है। नेक्स्ट है, सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो डूंगरपुर जिले से है। सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध डूंगरपुर जिले से है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मानसी वाकल परियोजना उदयपुर जिले में है। कहाँ? उदयपुर में। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में है? तो उदयपुर में है, याद रखना। जाखम परियोजना कहाँ स्थित है? तो प्रतापगढ़ में है दोस्तों। जाखम परियोजना कहाँ? प्रतापगढ़ में। फिर देखिए दोस्तों, रंग सागर, गोवर्धन सागर, स्वरूप सागर झीलें स्थित है। तो दोस्तों रंग सागर, गोवर्धन सागर, स्वरूप सागर, पिछोला, फतेह सागर, जनाना सागर, ये सारी की सारी उदयपुर में है। कहाँ? उदयपुर में। अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं उत्तर। देखिए, स्वरूप सागर उदयपुर में है। यह पिछोला व फतेह सागर झील को जोड़ती है, छोटी झील है स्वरूप सागर। रंग सागर उदयपुर में, गोवर्धन सागर उदयपुर में, जनाना सागर उदयपुर में, पिछोला उदयपुर में, फतेह सागर उदयपुर में, झीलों की नगरी उदयपुर।
फिर देखिए दोस्तों, जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, आपसे पूछ ले तो जयसमंद झील का निर्माण करवाया था दोस्तों महाराणा जय सिंह ने। किसने? महाराणा जय सिंह ने दोस्तों जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1687 से 1691 में करवाया था दोस्तों। गोमती नदी के पानी को रोककर, किस नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया? तो गोमती नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था। दोस्तों जयसमंद झील के बारे में सबसे बड़ी बात ध्यान में रखना, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित यानी कृत्रिम झील है ये जयसमंद झील। नेक्स्ट देखिए, पुष्कर व अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है? तो अजमेर में दोस्तों। पुष्कर और अन्ना सागर झील कहाँ है? अजमेर में है। याद रखना कहाँ है? अजमेर में। पुष्कर व अन्ना सागर झील अजमेर में है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी प्राकृतिक झील राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो नक्की झील है दोस्तों। कौन सी? नक्की झील। कौन सी है? नक्की झील है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। नेक्स्ट देखिए, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा राज सिंह ने करवाया था दोस्तों। मेवाड़ शासक महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। और देखिए दोस्तों, राजसमंद झील के निर्माण की नींव किसने रखी? तो घेवर बाई। दोस्तों राजसमंद झील का निर्माण करवा रहे थे महाराजा राज सिंह। तो कहा जाता है कि उसकी नींव जैसे ही भर रहे वो नींव ढह जाती, जैसे नींव भरते ढह जाती। तो दोस्तों किसी शास्त्री ने कहा महाराणा राज सिंह से कि आप किसी पतिव्रता स्त्री से इसकी नींव रखवाइए और तभी ये आपका कार्य ये सफल हो पाएगा, नहीं तो सफल है नहीं हो पाएगा। फिर कहा जाता है कि दयाल सिंह की पत्नी थी घेवरबाई, उसके हाथों से जयसमंद झील की नींव रखवाई और नींव रखवाई तो दोस्तों झील है उसका निर्माण हो गया। और पतिव्रता स्त्री थी दोस्तों घेवरबाई। आगे चल करके घेवरबाई का मंदिर भी बनवाया घेवर माता के नाम से। और दयाल सिंह को कहा जाता है कि राज सिंह है वो अपने दरबार में ले गए थे और इनको दोस्तों कोई मंत्री संतरी का पद दे दिया था। तो वो ये दोस्तों घेवरबाई। कौन सी? घेवरबाई। नेक्स्ट देखिए, घेवर माता व 10 भुजा वाली अंबा माता का मंदिर किस झील के किनारे बना हुआ है? तो देखिए, घेवर माता का मंदिर और 10 भुजा वाली अंबा माता का मंदिर राजसमंद झील पर बना हुआ है। कौन सी झील पर? राजसमंद झील पर। अब राजसमंद झील से संबंधित कुछ और बातें देख लेते हैं दोस्तों। राज प्रशस्ति का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। राज प्रशस्ति मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है दोस्तों इसमें। और दोस्तों 25 शिलाओं पर लिखी हुई है राज प्रशस्ति। और दोस्तों राज प्रशस्ति के जितने भी लेख हैं वो 25 शिलाओं पर लिखे हुए हैं। और राज प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत है। और लिखने वाला बंदा कौन था राज प्रशस्ति को? राज प्रशस्ति महाकाव्य को किसने लिखा? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था। किसने? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। और दोस्तों इसकी जो 25 शिलाएं हैं इनको दोस्तों इनके ऊपर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। और ये राजसमंद झील के ऊपर 9 चौकी की पाल है, उसके ऊपर ये सारी की सारी शिलाएं लगी हुई है। ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बालसमंद कायलाना उमेद सागर झील कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है बालसमंद कायलाना उदय सागर, ठीक उमेद सागर। गढ़सीसर दोस्तों जैसलमेर में, गैप सागर उदयपुर में, कोलायत बीकानेर में, सिलीसेड अलवर में है। कहाँ? अलवर में। दोस्तों इतनी देर हो गई आपको वीडियो देखते हुए, आपने शायद वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। फिर देखिए सांबर झील कहाँ स्थित है? तो सांबर झील जयपुर में स्थित है। कहाँ है? जयपुर में। देश की खारे पानी की दोस्तों सबसे बड़ी झील है। 8.7% भारत का 8.7% नमक अकेली सांबर झील उत्पादित करती है दोस्तों। सांबर झील की यदि बात करें दोस्तों तो इसको वेटलैंड भूमि घोषित किया गया है। 24,000 हेक्टेयर में ये फैली हुई है दोस्तों। देखिए 1990 में रामसर साइट वेटलैंड घोषित किया। इसे क्या? 1990 में रामसर साइट वेटलैंड घोषित किया गया। प्रदेश की सबसे बड़ी वेटलैंड भूमि पूछ ले तो सांबर झील है। फिर देखिए दोस्तों अन्य खारे पानी की झीलें कौन सी है? तो पंचभद्रा बाड़मेर में है, डीडवाना नागौर में है, लूणकरसर बीकानेर में है, पोखरण जैसलमेर में, फड़ौदी जोधपुर में। ये सारी की सारी दोस्तों खारे पानी की झीलें है। बोल रहे थे ना कि छठी क्लास में ऊपर का जीके है, छठी क्लास ही याद नहीं हो सकती राजस्थान अध्ययन की, हकीकत बात है ये। फिर देखिए वर्षा जल के संरक्षण के लिए घर की छत से टपकने वाली
वाले पानी का संरक्षण किस विधि से किया जाता है? तो वर्षा जल के संरक्षण के लिए घर की छत से टपकने वाले पानी का जल संरक्षण किस विधि से किया जाता है? तो रूफ टॉप जल संरक्षण। दोस्तों छत का पानी होता है उसको पाइप से क्या किया जाता है? या तो कुंड में डाल लेते हैं या कुओं में डाल देते हैं, ये रूफ टॉप है। और दोस्तों घरों से जो पानी बहता है या मतलब मैदानों से जो पानी बहता है उसको दोस्तों कुओं में डाल देते हैं, वो होती है वाटर हार्वेस्टिंग। तो याद रखना इस तकनीक से वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी बताना, और दोस्तों अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। अरे यार, नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे राजस्थान अध्ययन, और राजस्थान अध्ययन में दोस्तों अपन ने कक्षा 6 है वो लगभग पूरी कर ली है। आज छठी क्लास है वो पूरी करवा दी जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों छठी क्लास के पहले मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन हल कर रहे हैं। आज दोस्तों ये कक्षा 6 का अंतिम वीडियो होगा, यानी राजस्थान अध्ययन है उसको दोस्तों अब आपको बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो मैं हल आज कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। कल दोस्तों 6 वीडियो मर्ज करके एक मैराथन वीडियो आएगा वस्तुनिष्ठ का, उस वीडियो को आप बाद में बार बार देखना। छठी क्लास आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बाढ़ की खाल निकालते हैं वैसे दोस्तों मैंने पूरी बुक का निचोड़ निकाल डाला है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। तो कल दोस्तों आपको जरूर देखना है, मतलब मर्ज करके वीडियो आएगा बहुत बड़ा छठी क्लास का, तो वो पूरा आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। अपन प्रश्न नंबर अपना 157 है, 156 तक अपन पहले कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए नगर सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों नगर सभ्यता स्थल है ये टोंक में स्थित है। कहाँ है? टोंक में है। नगरी सभ्यता स्थल आपसे पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। अब अन्य सभ्यता स्थल अपन देख लेते हैं दोस्तों। सोंती है ये बीकानेर में है। सुनारी झुंझुनू में पड़ता है। बेराट जयपुर में पड़ता है। रेड टोंक में पड़ता है। दर भरतपुर में पड़ता है। गणेश्वर सीकर कांतली नदी के किनारे पड़ता है दोस्तों, कांतली नदी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पीलीबंगा, कालीबंगा, बड़ोपल, रंग महल ये हनुमानगढ़ में पड़ते हैं। बागौर भीलवाड़ा में पड़ता है दोस्तों। तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। गिलुंड राजसमंद में पड़ता है। आहड़ उदयपुर में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कालीबंगा सभ्यता स्थल की खुदाई किन के निर्देशन में हुई? तो बीबी लाल व बीके थापर के निर्देशन में हुई थी। कालीबंगा सभ्यता स्थल की खुदाई बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में हुई थी। अब कालीबंगा से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें अपन देख लेते हैं। यानी कालीबंगा आपको बुक में से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए लकड़ी व ईंटों की नालियां मिली हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र सभ्यता स्थल है जहां से दोस्तों लकड़ी की नालियां मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहां से नालियों का अभाव पाया गया है बन्नावाड़ी। बन्नावाड़ी में नालियां बढ़ने वाली है। क्या? बन्नावाड़ी में नालियां बढ़ने वाली है। और दोस्तों एकमात्र सभ्यता स्थल जहां से लकड़ी की नालियां मिली है, तो याद रखना कालीबंगा है। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा। अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा लोथल। आपने पढ़ा होगा पीछे रीट में आया था। तो कालीबंगा लोथल से क्या अग्निकुंड के प्रमाण मिले थे? अग्नि वेदिकाएं मिली हैं दोस्तों यहाँ से। गाय के मुख वाले प्याले, ये पहली बार मेरे आगे आया था दोस्तों छठी क्लास में। गाय की मुख वाले प्याले मिले हैं, पहली बार ये मेरे सामने आया, ध्यान में रखना। तांबे के बेल मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। कांसे के दर्पण मिले हैं यहाँ पर। हाथी दांत का एक कंगा भी मिला है। लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बालाथल उदयपुर से मिले हैं लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष। तो आपसे पूछ ले कि लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बालाथल उदयपुर से। देखिए दोस्तों बालाथल उदयपुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो बालाथल उदयपुर से दोस्तों लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल में भी बुना हुआ वस्त्र मिला है। तो दोस्तों एक तो बुना हुआ वस्त्र कहाँ मिला? बेराट में मिला, एक मिला है बालाथल। सिंधु घाटी सभ्यता के दो ही ऐसे स्तर है दोस्तों, याद रखना, जहां से बुने हुए वस्त्रों के अवशेष मिले हैं, बालाथल और दूसरा अपना ये बेराट।
लोहा काल के अवशेष मिले हैं दोस्तों यहाँ से। इसके अलावा देखिए दोस्तों 11 कमरों के एक बड़े भवन का साक्ष्य मिला है। कर्ण फूल मिले हैं, बाण मिले हैं, छेनी मिली है, कुल्हाड़ी मिली है, चाकू तांबे के मिले हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है दोस्तों यहाँ पशुपालन भी होता था, कृषि भी होती थी और उद्योगों का भी सिस्टम था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बड़े कमरे दोस्तों, एक बड़ा मकान बना लिया अपन ने और इसके बीच में दोस्तों बांस की पर्दी से इसको दो बना देना। ऐसे सिस्टम कहाँ मिला था? तो हाड़ उदयपुर में। यानी बड़े कमरे के बीच में बांस की पट्टी पर मिट्टी चढ़ाकर उस पर छोटे छोटे कमरों में विभाजित कर दिया जाता था। तो ये आहड़ उदयपुर की विशेषता है। कहाँ की? आहड़ उदयपुर। देखिए आहड़ उदयपुर को धूलकोट या आगाड़पुर के नाम से जाना जाता है। बेड़च नदी के किनारे है। ताम्रवती नगरी कहते हैं इसको। देखिए मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं दोस्तों। संयुक्त परिवार का मतलब ये यहाँ पर साक्ष्य मिलता है। भट्टीनुमा चूल्हा मिला है दोस्तों। 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है बालाथल के बारे में। आहड़ व गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र काल की थी। तो लोहे कालीन इतिहास को जानने वाले स्थल कौन कौन से हैं? तो आहड़ व गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल की थी। तो लोहे कालीन इतिहास को जानने के अवशेष दोस्तों विराट, सांभर और रेड से मिलते हैं। विराट, सांभर, बागोर, रेड ऊपर मैं आपको बता चुका। आप अब कमेंट में मुझे बताओगे बागोर कहाँ है, रेड कहाँ है, सांभर कहाँ है, विराट कहाँ है। देखिए 36 तांबे की मुद्राएं किस सभ्यता स्थल से मिली है? तो दोस्तों विराट से मिली है। 36 चांदी की मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? विराट से मिली हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए दोस्तों विराट दोस्तों विराटनगर यानी मत्स्य जनपद की राजधानी। तो देखिए दोस्तों विराट को विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है और विराटनगर दोस्तों मत्स्य जनपद की क्या थी? राजधानी थी। ऐसा उल्लेख मिलता है महाभारत के अंदर। कहा? महाभारत में। और महाभारत में ऐसा भी उल्लेख मिलता है दोस्तों पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास का अपना समय है वो बिताया था। दोस्तों विराट कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला है दोस्तों यहाँ से। बौद्ध मठ के अवशेष भी विराट से मिले हैं। विराट में दोस्तों 36 मुद्राएं मिली थी। कितनी मुद्राएं मिली थी? 36 चांदी की मुद्राएं मिली थी दोस्तों। इनमें 8 पंचमारक वाली थी। कौन सी थी? 8 पंचमारक वाली थी और 28 दोस्तों भारतीय यूनानी शासकों से संबंधित थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पता नहीं कितने एग्जामों में पूछ लिया गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ से क्या क्या मिला है? नाचता हुआ पक्षी मिला है, पत्थर की संदूकें मिली हैं, लोहे की किले मिली हैं, हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है, त्रिरत्न चक्र युक्त अलंकृत घड़े मिले हैं, दीपक मिला है। तो नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की किले, हाथ से बना हुआ वस्त्र एक और मिला था। कहाँ से मिला था? कमेंट बॉक्स में बताना, अभी बता कर आया हूँ। त्रिरत्न चक्र युक्त अलंकृत घड़े, दीपक आदि चीजें यहाँ से मिली हैं। नेक्स्ट देखिए जोधपुरा सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों जोधपुरा सभ्यता स्थल कहाँ है? तो जयपुर में है। इसके अलावा देखिए दोस्तों ओझियाना कहाँ है? ओझियाना और बागोर भीलवाड़ा में पड़ता है दोस्तों। ओझियाना और बागोर सभ्यता स्थल भीलवाड़ा में पड़ता है। नगर सभ्यता स्थल टोंक में पड़ता है। नगरी सभ्यता स्थल चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। नोहा सभ्यता स्थल भरतपुर में पड़ता है। पंचमाता सभ्यता स्थल राजसमंद में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों घटियाड़ा अभिलेख की जानकारी देता है। तो घटियाड़ा अभिलेख प्रतिहारों की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? प्रतिहारों की जानकारी देता है। बिजोलिया शिलालेख दोस्तों चौहानों की जानकारी देता है। बिजोलिया शिलालेख चौहानों की जानकारी देता है। नेक्स्ट देखिए पृथ्वीराज विजय चौहानों की उपलब्धियों की रचना किसने की? तो जयानक ने की। तो ध्यान रखना पृथ्वीराज विजय चौहानों की उपलब्धियां की रचना किसने की? तो जयानक ने की थी। किसने की थी? जयानक ने। नेक्स्ट देखिए कौन सा महाकाव्य चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी देता है? तो हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी। तो ये याद रखना कौन सा महाकाव्य चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी देता है? तो हमीर महाकाव्य। इसकी रचना किसने की थी? तो नयनचंद्र सूरी ने की थी। हमीर महाकाव्य की रचना नयनचंद्र सूरी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो चंद्रबर दाई ने की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबर दाई ने की थी। दोस्तों इसके अंदर तराइन का जो युद्ध हुए थे
उनका दोस्तों इसके अंदर उल्लेख किया गया है। तराइन के युद्ध दोस्तों, तराइन के 2 युद्ध हुए थे 1191 और 1192 में। 1192 में मोहम्मद गोरी जीत गया था। पृथ्वीराज चौहान है वो हार गया था। पृथ्वीराज चौहान हार गया था दोस्तों, तो कहा जाता है कि उसको बंदी बना करके गोरी है वो अपने साथ ले गया था। गजनी ले गया था गोरी। गजनी ले जा करके दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उसकी आंखें फोड़ दी थी और उसको अंधा कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया था। तो कहा जाता है कि चंद्रबरदाई ने कहा गोरी से कि हमारे सम्राट हैं वो इतने मतलब माहिर हैं कि मतलब शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। तो गोरी ठाके लगाकर कहते हैं कि हंसा कि ऐसा कोई व्यक्ति थोड़ी होता है जो मतलब आवाज के ऊपर बाण चला दे कि हाँ चला सकता है। तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर कमान संभाल दी गई थी और चंद्रबरदाई ने बोला था एक दोहा सा कि 4 बांस चोष्ट अंगुल अष्ट प्रमाण तासु बैठो चौहान मत चूके चौहान। इस तरह से दोस्तों एक कहानी सी कही थी उसने, मेरे याद नहीं है, बाकी आप किसी को पता है तो बता सकते हैं। बाकी मैं आपको हिंट दे चुका हूँ कि चंद्रबरदाई ने दोस्तों ऐसे एक दोहा सा कहा था। तो उस दोहे के ऊपर क्या कहा जाता है कि इसने बाण चलाया पृथ्वीराज चौहान ने और गोरी की वही मृत्यु हो गई थी। किवंती है या हकीकत है जो भी है, तो ये वही है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने रचना की थी। बस मैंने इतनी कहानी इसलिए बता दी आपको ताकि आपके ये दोस्तों याद रह जाए। नेक्स्ट देखिए, कानड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? कानड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? तो पद्मनाभ ने की थी। किसने? पद्मनाभ ने की थी कानड़ देव प्रबंध की रचना। नेक्स्ट देखिए, एनाल्स एक्टिक्यूज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा किसकी रचनाएं हैं? तो एनाल्स एक्टिक्यूज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा कर्नल जेम्स टोड की रचनाएं। किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की रचनाएं हैं। फिर देखिए दोस्तों, वीर विनोद किसकी रचना है? वीर विनोद किसकी रचना है? तो श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। तो याद रखना, वीर विनोद किसकी रचना है? श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। फिर है मारवाड़ राज्य का इतिहास किसकी रचना है? तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ की है। फिर देखिए दोस्तों, आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? तो आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र मरु प्रदेश था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। बीकानेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर का कुछ क्षेत्र दोस्तों मरु प्रदेश के अंतर्गत आता था। अब देखिए दोस्तों, महाकाव्यकालीन राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे तो उनके बारे में अपन देख लेते हैं नीचे। देखिए दोस्तों, उस टाइम मरुकांतर प्रदेश था। तो मरुकांतर प्रदेश है ये दोस्तों आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। कालांतर में दोस्तों इसका विस्तार हुआ था कुरु, मद्र, जांगल प्रदेश के रूप में। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, मरुकांतर आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र, कालांतर में इसका विस्तार कुरु, मद्र और जांगल के रूप में हुआ। आगे देखिए दोस्तों, जांगल प्रदेश कौन सा था दोस्तों? बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग दोस्तों जांगल प्रदेश के अंतर्गत आता था। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी। कौन सी थी? अहिछत्रपुर थी। कहा जाता है कि बलराम और भगवान कृष्ण जी है वो द्वारिका जा रहे थे, तो दोस्तों इसी क्षेत्र से होकर के वो द्वारिका गए थे। फिर देखिए दोस्तों, मत्स्य जनपद का उल्लेख, मत्स्य जनपद है इसका दोस्तों उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर थी। और अलवर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र दोस्तों मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। कहा जाता है दोस्तों कि चीनी यात्री युआन चांग ने भी इसका वर्णन किया है। तो दोस्तों युआन चांग, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे कि युआन चांग किसको कहा जाता था, यानी युआन चांग अन्य नाम किसका है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि युआन चांग किसका अन्य नाम है। फिर देखिए, सूरसेन मथुरा जनपद की राजधानी, क्या सूरसेन मथुरा जनपद की राजधानी थी दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, भरतपुर, अलवर और करौली इसके अंतर्गत इसका क्षेत्र आता था। भरतपुर, अलवर, करौली, तो ये याद रखना। सूरसेन जनपद, इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। अलवर, भरतपुर और करौली का इसके अंतर्गत क्षेत्र आता था। कुछ यूपी का क्षेत्र भी आता था। फिर है दोस्तों, इसके बाद है मौर्योत्तरकालीन राजस्थान के क्षेत्र कौन कौन से थे? तो देखिए, योधेय, तो योधेय की बात करूं तो वर्तमान हनुमानगढ़, गंगानगर वाला क्षेत्र दोस्तों ये मौर्योत्तरकालीन राजस्थान का जनपद था। और कहा जाता है दोस्तों कि उत्तरी राजस्थान के अंदर कुषाण शक्ति को नष्ट इन्होंने किया था। योधेय दोस्तों एक लड़ाकू जाति थी, तो ऐसा कहा जाता है कि उत्तरी राजस्थान से कुषाणों की शक्ति को नष्ट इन्होंने किया था। फिर दोस्तों आता है अर्जुनायन। अर्जुनायन क्षेत्र की यदि बात करूं तो अलवर, भरतपुर का क्षेत्र दोस्तों अर्जुनायन के अंतर्गत आता था।
और अर्जुनयनों ने दोस्तों मालवों के साथ मिलकर के विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। तो ये पूछा जा सकता है कि विदेशी क्षत्रपों को परास्त किसने किया, तो अर्जुनयनों ने। किसने? अर्जुनयनों ने, मालवों के साथ मिलकर के। फिर देखिए दोस्तों शिवी जनपद की बात करूं दोस्तों, तो उदयपुर व इसके आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी कौन सी थी, तो मध्यमिका या माध्यमिका थी। और दोस्तों इसके अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो चित्तौड़गढ़ के नगरी 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 नामक स्थान से दोस्तों इसके उल्लेख मिलते हैं। इसको दोस्तों शिवी को मेदपाट या मेवाड़ भी कहा जाता है, प्रागवाट भी कहते हैं। तो ये याद रखना, शिवी को मेदपाट, मेवाड़, प्रागवाट भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों कब तक गणतंत्रीय व्यवस्था बनी रही, यानी राजस्थान में गणतंत्रीय व्यवस्था कब तक कायम रही थी, तो दोस्तों गुप्त काल तक गणतंत्रीय व्यवस्था ये कायम रही थी। और ये गुप्तों के अर्ध आश्रित रूप में मतलब अपने गणतंत्र चलाते रहे थे, यानी गणतंत्रीय व्यवस्था चलती रही थी। लेकिन दोस्तों बाद में हुणों ने आक्रमण किया, हुणों के आक्रमण के कारण जनतंत्रीय व्यवस्था ये गणतंत्रीय व्यवस्था ये नष्ट हो चुकी थी। तो देखिए 5वीं सदी के बाद इन गणतंत्रों को नष्ट किसने किया था, तो हुणों ने किया था। किसने किया था? हुणों ने। ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वृद्ध संहिता में इसका उल्लेख मिलता है, यानी इनके पतन का उल्लेख कहाँ से मिलता है, वृद्ध संहिता से मिलता है। बाद में आगे चल करके दोस्तों नए जनपदों का यानी निर्माण होता है और इनकी नई सीमाएं बनती है, छोटे छोटे गणतंत्र दोबारा बनते हैं। तो देखिए एक आता है सबसे पहले मेवाड़। मेवाड़ की बात करूं दोस्तों, तो मेवाड़ चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये क्षेत्र दोस्तों मेवाड़ के अंतर्गत आता था। मेवाड़ पर शासन किसने किया था, तो गुहिल सिंसोदिया वंश ने दोस्तों लंबे टाइम तक यहाँ पर शासन किया था। और राजधानी क्या क्या रही थी, तो नागदा रही थी, आहड़ रही थी, कल्याणपुर रही थी, चित्तौड़गढ़ रही थी, कुंभलगढ़ रही थी, चावंड रही थी। बोली कौन सी थी इनकी, मेवाड़ी बोली थी दोस्तों। कौन सी बोली थी, मेवाड़ी बोली थी, ध्यान रखना मेवाड़ी बोली। नेक्स्ट देखिए दोस्तों वागड़। वागड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है दोस्तों, तो वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र दोस्तों वागड़ कहलाता है। और यहाँ की बोली दोस्तों बागड़ी, बागड़ी कहलाती है। कौन सी, बागड़ी। और दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र की बोली भी बागड़ी, बागड़ी, बागड़ी। और दोस्तों एक अपने नोहर और ये अपने तारानगर, चूरू के आसपास का इधर मतलब थोड़ा हमारा इधर साइड का जो क्षेत्र है दोस्तों झुंझुनू से इधर का, यहाँ पर भी दोस्तों बागड़ी बोली जाती है। इस क्षेत्र को बागड़ बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखना, राजस्थान में ऐसा उल्लेख दे रखा है। तो बाकी आप डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बोली वागड़ी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मारवाड़। मारवाड़ दोस्तों मरु प्रदेश 7वीं सदी में मंडोर, जोधपुर पर गुजर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में दोस्तों राठौड़ों ने इस पर अधिकार कर लिया था। हाड़ौती दोस्तों, हाड़ौती की बात करूं तो हाड़ौती कोटा व बूंदी का क्षेत्र, कोटा व बूंदी का क्षेत्र दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र कहलाता था। फिर देखिए दोस्तों ढूंढाड़। ढूंढाड़ दोस्तों जयपुर व इसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था और उनकी भाषा ढूंढाड़ी थी, यानी बोली ढूंढाड़ी थी। मेवात, मेवात दोस्तों मेवात अलवर भरतपुर का क्षेत्र, हसन खां मेवाती दोस्तों यहीं का था। नेक्स्ट देखिए माल या वल दोस्तों माल या मांड, सॉरी मांड या वल दोस्तों जैसलमेर का क्षेत्र माल या वल के नाम से जाना जाता था। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरत्रा के नाम से जाना जाता था। तो जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरत्रा के नाम से जाना जाता था। ब्यावर व अजमेर के आसपास का भाग मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अपनी 6ठी क्लास है ये कंप्लीट हो गई है। 6ठी क्लास आपको अब बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले मैंने आपको बुक पढ़ाई। अब दोस्तों 6ठी क्लास के सारे वस्तुनिष्ठ मैंने आपको प्रश्न करवा दिए हैं। 6 वीडियो बने हैं, 6 वीडियो आप देखना। कल दोस्तों इन 6 वीडियो को मर्ज करके एक मैराथन वीडियो बन जाएगा। 6ठी क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं है, एक एक प्रश्न मैंने निकाल दिया है। उसके बाद दोस्तों कल शाम से 7वीं क्लास का एक एक लेसन आएगा। जैसे ही 7वीं क्लास पूरी हो जाएगी वैसे ही दोस्तों उसके वस्तुनिष्ठ कर लेंगे। फिर दोस्तों ऐसे 8वीं, ऐसी 9वीं, ऐसी 10वीं अपनी हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे राजस्थान अध्ययन, और राजस्थान अध्ययन में दोस्तों अपन ने कक्षा 6 है वो लगभग पूरी कर ली है। आज 6ठी क्लास है वो पूरी करवा दी जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 6ठी क्लास के पहले मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन हल कर रहे हैं। आज दोस्तों ये कक्षा 6 का अंतिम वीडियो होगा, यानी राजस्थान अध्ययन है उसको दोस्तों अब आपको बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो मैं हल आज कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। कल दोस्तों 6 वीडियो मर्ज करके एक मैराथन वीडियो आएगा,
वस्तुनिष्ठ का। उस वीडियो को आप बाद में बार बार देखना, छठी क्लास आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बाढ़ की खाल निकालते हैं वैसे दोस्तों मैंने पूरी बुक का निचोड़ निकाल डाला है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। तो कल दोस्तों आपको जरूर देखना है, मतलब मर्ज करके वीडियो आएगा बहुत बड़ा छठी क्लास का, तो वो पूरा आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। अपन प्रश्न नंबर अपना 157 है, 156 तक अपन पहले कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए नगर सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों नगर सभ्यता स्थल है ये टोंक में स्थित है। कहाँ है? टोंक में है। नगरी सभ्यता स्थल आपसे पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। अब अन्य सभ्यता स्थल अपन देख लेते हैं दोस्तों। सोंती है ये बीकानेर में है। सुनारी झुंझुनू में पड़ता है। बेराट जयपुर में पड़ता है। रेड टोंक में पड़ता है। दर भरतपुर में पड़ता है। गणेश्वर सिक्कर कांतली नदी के किनारे पड़ता है दोस्तों, कांतली नदी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पीलीबंगा, कालीबंगा, बड़ोपल, रंग महल ये हनुमानगढ़ में पड़ते हैं। बागौर भीलवाड़ा में पड़ता है दोस्तों। तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। गिलुंड राजसमंद में पड़ता है। आहड़ उदयपुर में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कालीबंगा सभ्यता स्थल की खुदाई किन के निर्देशन में हुई। तो बीबी लाल व बीके थापर के निर्देशन में हुई थी। कालीबंगा सभ्यता स्थल की खुदाई बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में हुई थी। अब कालीबंगा से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें अपन देख लेते हैं। यानी कालीबंगा आपको बुक में से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए लकड़ी व ईंटों की नालियां मिली हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र सभ्यता स्थल है जहां से दोस्तों लकड़ी की नालियां मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहां से नालियों का अभाव पाया गया है। बन्नावाड़ी, बन्नावाड़ी में नालियां बढ़ने वाली है। क्या? बन्नावाड़ी में नालियां बढ़ने वाली है। और दोस्तों एकमात्र सभ्यता स्थल जहां से लकड़ी की नालियां मिली है तो याद रखना कालीबंगा है। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा। अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा लोथल। आपने पढ़ा होगा पीछे रीट में आया था। तो कालीबंगा लोथल से क्या अग्निकुंड के प्रमाण मिले थे? अग्नि वेदिकाएं मिली हैं दोस्तों यहाँ से। गाय के मुख वाले प्याले ये पहली बार मेरे आगे आया था दोस्तों छठी क्लास में। गाय की मुख वाले प्याले मिले हैं, पहली बार ये मेरे सामने आया, ध्यान में रखना। तांबे के बेल मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। कांसे के दर्पण मिले हैं यहाँ पर। हाथी दांत का एक कंगा भी मिला है। लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बालाथल उदयपुर से मिले हैं लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष। तो आपसे पूछ ले कि लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बालाथल उदयपुर से। देखिए दोस्तों बालाथल उदयपुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो बालाथल उदयपुर से दोस्तों लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल में भी बुना हुआ वस्त्र मिला है। तो दोस्तों एक तो बुना हुआ वस्त्र कहाँ मिला? बेराट में मिला। एक मिला है बालाथल। सिंधु घाटी सभ्यता के दो ही ऐसे स्तर है दोस्तों, याद रखना, जहां से बुने हुए वस्त्रों के अवशेष मिले हैं, बालाथल और दूसरा अपना ये बेराट। लोहा काल के अवशेष मिले हैं दोस्तों यहाँ से। इसके अलावा देखिए दोस्तों 11 कमरों के एक बड़े भवन का साक्ष्य मिला है। कर्ण फूल मिले हैं, बाण मिले हैं, छेनी मिली है, कुल्हाड़ी मिली है, चाकू तांबे के मिले हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है दोस्तों यहाँ पशुपालन भी होता था, कृषि भी होती थी और उद्योगों का भी सिस्टम था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बड़े कमरे दोस्तों, एक बड़ा मकान बना लिया अपन ने और इसके बीच में दोस्तों बांस की पर्दी से इसको दो बना देना। ऐसे सिस्टम कहाँ मिला था? तो हाड़ उदयपुर में। यानी बड़े कमरे के बीच में बांस की पट्टी पर मिट्टी चढ़ाकर उस पर छोटे छोटे कमरों में विभाजित कर दिया जाता था। तो ये आहड़ उदयपुर की विशेषता है। कहाँ की? आहड़ उदयपुर। देखिए आहड़ उदयपुर को धूलकोट या आगाड़पुर के नाम से जाना जाता है। बेड़च नदी के किनारे है। ताम्रवती नगरी कहते हैं इसको। देखिए मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं दोस्तों। संयुक्त परिवार का मतलब ये यहाँ पर साक्ष्य मिलता है। भट्टी नुमा चूल्हा मिला है दोस्तों। 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है बालाथल के बारे में। आहड़ व गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र काल की थी।
तो लोहकालीन इतिहास को जानने वाले स्थल कौन कौन से हैं? तो अहाड़ व गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल की थी। तो लोहकालीन इतिहास को जानने के अवशेष दोस्तों विराट, सांभर और रेड से मिलते हैं। विराट, सांभर, बागोर, रेड ऊपर मैं आपको बता चुका। आप अब कमेंट में मुझे बताओगे बागोर कहाँ है, रेड कहाँ है, सांभर कहाँ है, विराट कहाँ है। देखिए 36 तांबे की मुद्राएं किस सभ्यता स्थल से मिली है? तो दोस्तों विराट से मिली है। 36 चांदी की मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? विराट से मिली हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए दोस्तों विराट। विराट दोस्तों विराटनगर यानी मत्स्य जनपद की राजधानी। तो देखिए दोस्तों विराट को विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है और विराटनगर दोस्तों मत्स्य जनपद की क्या थी? राजधानी थी। ऐसा उल्लेख मिलता है महाभारत के अंदर। कहाँ? महाभारत में। और महाभारत में ऐसा भी उल्लेख मिलता है दोस्तों पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास का अपना समय है वो बिताया था। दोस्तों विराट कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला है दोस्तों यहाँ से। बौद्ध मठ के अवशेष भी विराट से मिले हैं। विराट में दोस्तों 36 मुद्राएं मिली थी। कितनी मुद्राएं मिली थी? 36 चांदी की मुद्राएं मिली थी दोस्तों। इनमें 8 पंचमारक वाली थी। कौन सी थी? 8 पंचमारक वाली थी और 28 दोस्तों भारतीय यूनानी शासकों से संबंधित थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पता नहीं कितने एग्जामों में पूछ लिया गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ से क्या क्या मिला है? नाचता हुआ पक्षी मिला है, पत्थर की संदूकें मिली हैं, लोहे की किले मिली हैं, हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है, त्रिरत्न चक्र युक्त अलंकृत घड़े मिले हैं, दीपक मिला है। तो नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की किले, हाथ से बना हुआ वस्त्र। हाथ से बना हुआ वस्त्र एक और मिला था। कहाँ से मिला था? कमेंट बॉक्स में बताना, अभी बता कर आया हूँ। त्रिरत्न चक्र युक्त अलंकृत घड़े, दीपक आदि चीजें यहाँ से मिली हैं। नेक्स्ट देखिए जोधपुरा सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों जोधपुरा सभ्यता स्थल कहाँ है? तो जयपुर में है, जयपुर में है। इसके अलावा देखिए दोस्तों ओझियाना कहाँ है? ओझियाना और बागोर भीलवाड़ा में पड़ता है दोस्तों। ओझियाना और बागोर सभ्यता स्थल भीलवाड़ा में पड़ता है। नगर सभ्यता स्थल टोंक में पड़ता है। नगरी सभ्यता स्थल चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। नोहर सभ्यता स्थल भरतपुर में पड़ता है। पंचमाता सभ्यता स्थल राजसमंद में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों घटियाड़ा अभिलेख। घटियाड़ा अभिलेख की जानकारी देता है। तो घटियाड़ा अभिलेख प्रतिहारों की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? प्रतिहारों की जानकारी देता है। बिजोलिया शिलालेख दोस्तों चौहानों की जानकारी देता है। बिजोलिया शिलालेख चौहानों की जानकारी देता है। नेक्स्ट देखिए पृथ्वीराज विजय चौहानों की उपलब्धियों की रचना किसने की? तो जयानक ने की। तो ध्यान रखना पृथ्वीराज विजय चौहानों की उपलब्धियां की रचना किसने की? तो जयानक ने की थी। किसने की थी? जयानक ने। नेक्स्ट देखिए कौन सा महाकाव्य चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी देता है? तो हमीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी। तो ये याद रखना कौन सा महाकाव्य चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी देता है? तो हमीर महाकाव्य। इसकी रचना किसने की थी? तो नयनचंद्र सूरी ने की थी। हमीर महाकाव्य की रचना नयनचंद्र सूरी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो चंद्रबर दाई ने की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबर दाई ने की थी। दोस्तों इसके अंदर तराइन का जो युद्ध हुए थे उनका दोस्तों इसके अंदर उल्लेख किया गया है। तराइन के युद्ध दोस्तों, तराइन के 2 युद्ध हुए थे 1191 और 1192 में। 1192 में मोहम्मद गोरी जीत गया था। पृथ्वीराज चौहान है वो हार गया था। पृथ्वीराज चौहान हार गया था दोस्तों। तो कहा जाता है कि उसको बंदी बना करके गोरी है वो अपने साथ ले गया था। गजनी ले गया था गोरी। गजनी ले जा करके दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उसकी आंखें फोड़ दी थी और उसको अंधा कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया था। तो कहा जाता है कि चंद्रबरदाई ने कहा गोरी से कि हमारे सम्राट हैं वो इतने मतलब माहिर हैं कि मतलब शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। तो गोरी ठाके लगाकर कहते हैं कि हंसा कि ऐसा कोई व्यक्ति थोड़ी होता है जो मतलब आवाज के ऊपर बाण चला दे कि हाँ चला सकता है। तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर कमान संभाल दी गई थी और चंद्रबरदाई ने बोला था एक दोहा सा कि 4 बांस चोष्ट अंगुल अष्ट प्रमाण तासु बैठो चौहान मत चूके चौहान। इस तरह से दोस्तों एक कहानी सी कही थी उसने, मेरे याद नहीं है। बाकी आप किसी को पता है तो वो बता सकते हैं। बाकी मैं आपको हिंट दे चुका हूँ कि चंद्रबरदाई ने दोस्तों ऐसे एक दोहा सा कहा था
तो उस दोहे के ऊपर क्या कहा जाता है कि इसने बाण चलाया पृथ्वीराज चौहान ने और गौरी की वही मृत्यु हो गई थी। किवंती है या हकीकत है जो भी है, तो ये वही है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने रचना की थी। बस मैंने इतनी कहानी इसलिए बता दी आपको ताकि आपके ये दोस्तों याद रह जाए। नेक्स्ट देखिए, कानड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? कानड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? तो पद्मनाभ ने की थी। किसने? पद्मनाभ ने की थी कानड़ देव प्रबंध की रचना। नेक्स्ट देखिए, एनाल्स एक्टिक्यूज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा किसकी रचनाएं हैं? तो एनाल्स एक्टिक्यूज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा कर्नल जेम्स टोड की रचनाएं। किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की रचनाएं हैं। फिर देखिए दोस्तों, वीर विनोद किसकी रचना है? वीर विनोद किसकी रचना है? तो श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। तो याद रखना, वीर विनोद किसकी रचना है? श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। फिर है मारवाड़ राज्य का इतिहास किसकी रचना है? तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ की है। फिर देखिए दोस्तों, आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? तो आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र मरु प्रदेश था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। बीकानेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर का कुछ क्षेत्र दोस्तों मरु प्रदेश के अंतर्गत आता था। अब देखिए दोस्तों, महाकाव्यकालीन राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? तो उनके बारे में अपन देख लेते हैं नीचे। देखिए दोस्तों, उस टाइम मरु प्रदेश, मरुकांतर प्रदेश था। तो मरुकांतर प्रदेश है ये दोस्तों आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। कालांतर में दोस्तों इसका विस्तार हुआ था कुरु, मद्र, जांगल प्रदेश के रूप में। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, मरुकांतर आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र, कालांतर में इसका विस्तार कुरु, मद्र और जांगल के रूप में हुआ। आगे देखिए दोस्तों, जांगल, जांगल प्रदेश कौन सा था दोस्तों? बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग दोस्तों जांगल प्रदेश के अंतर्गत आता था। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी। कौन सी थी? अहिछत्रपुर थी। कहा जाता है कि बलराम और भगवान कृष्ण जी है वो द्वारिका जा रहे थे, तो दोस्तों इसी क्षेत्र से होकर के वो द्वारिका गए थे। फिर देखिए दोस्तों, मत्स्य जनपद का उल्लेख, मत्स्य जनपद है इसका दोस्तों उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर थी। और अलवर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र दोस्तों मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। कहा जाता है दोस्तों कि चीनी यात्री युआन चांग ने भी इसका वर्णन किया है। तो दोस्तों युआन चांग, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे कि युआन चांग किसको कहा जाता था, यानी युआन चांग अन्य नाम किसका है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि युआन चांग किसका अन्य नाम है। फिर देखिए, सूरसेन मथुरा जनपद की राजधानी, क्या सूरसेन मथुरा जनपद की राजधानी थी दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, भरतपुर, अलवर और करौली इसके अंतर्गत इसका क्षेत्र आता था। भरतपुर, अलवर, करौली, तो ये याद रखना। सूरसेन जनपद, इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। अलवर, भरतपुर और करौली का इसके अंतर्गत क्षेत्र आता था। कुछ यूपी का क्षेत्र भी आता था। फिर है दोस्तों, इसके बाद है मौर्योत्तरकालीन राजस्थान के क्षेत्र कौन कौन से थे? तो देखिए, योधेय, तो योधेय की बात करूं तो वर्तमान हनुमानगढ़, गंगानगर वाला क्षेत्र दोस्तों ये मौर्योत्तरकालीन राजस्थान का जनपद था। और कहा जाता है दोस्तों कि उत्तरी राजस्थान के अंदर कुषाण शक्ति को नष्ट इन्होंने किया था। योधेय दोस्तों एक लड़ाकू जाति थी, तो ऐसा कहा जाता है कि उत्तरी राजस्थान से कुषाणों की शक्ति को नष्ट इन्होंने किया था। फिर दोस्तों आता है अर्जुनायन। अर्जुनायन क्षेत्र की यदि बात करूं तो अलवर, भरतपुर का क्षेत्र दोस्तों अर्जुनायन के अंतर्गत आता था। और अर्जुनायनों ने दोस्तों मालवों के साथ मिलकर के विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। तो ये पूछा जा सकता है कि विदेशी क्षत्रपों को परास्त किसने किया? तो अर्जुनायनों ने। किसने? अर्जुनायनों ने, मालवों के साथ मिलकर के। फिर देखिए दोस्तों, शिवी जनपद की बात करूं दोस्तों तो उदयपुर व इसके आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी कौन सी थी? तो मध्यमिका या माध्यमिका थी। और दोस्तों इसके अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो चित्तौड़गढ़ के नगरी नामक स्थान से दोस्तों इसके उल्लेख मिलते हैं। इसको दोस्तों शिवी को मेदपाट या मेवाड़ भी कहा जाता है, प्रागवाट भी कहते हैं। तो ये याद रखना, शिवी को मेदपाट, मेवाड़, प्रागवाट भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, कब तक गणतंत्रीय व्यवस्था बनी रही, यानी राजस्थान में गणतंत्रीय व्यवस्था कब तक कायम रही थी? तो दोस्तों गुप्त काल तक गणतंत्रीय व्यवस्था ये कायम रही थी। और ये गुप्तों के अर्ध आश्रित रूप में मतलब अपने गणतंत्र चलाते रहे थे, यानी गणतंत्रीय व्यवस्था चलती रही थी। लेकिन दोस्तों बाद में हुणों ने आक्रमण किया। हुणों के आक्रमण के कारण जनतंत्रीय व्यवस्था, ये गणतंत्रीय व्यवस्था ये नष्ट हो चुकी थी। तो देखिए 5वीं सदी के बाद इन गणतंत्रों को नष्ट किसने किया था? तो हुणों ने किया था। किसने किया था? हुणों ने। ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वृद्ध संहिता में इसका उल्लेख मिलता है, यानी इनके पतन का उल्लेख कहाँ से मिलता है? वृद्ध संहिता से मिलता है।
बाद में आगे चल करके दोस्तों नए जनपदों का यानी निर्माण होता है और इनकी नई सीमाएं बनती है, छोटे छोटे गणतंत्र दोबारा बनते हैं। तो देखिए एक आता है सबसे पहले मेवाड़। मेवाड़ की बात करूं दोस्तों तो मेवाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये क्षेत्र दोस्तों मेवाड़ के अंतर्गत आता था। मेवाड़ प्रशासन किसने किया था तो गुहिल सिसोदिया वंश ने दोस्तों लंबे टाइम तक यहाँ प्रशासन किया था। और राजधानी क्या क्या रही थी तो नागदा रही थी, आहड़ रही थी, कल्याणपुर रही थी, चित्तौड़गढ़ रही थी, कुंभलगढ़ रही थी, चावंड रही थी। बोली कौन सी थी इनकी, मेवाड़ी बोली थी दोस्तों। कौन सी बोली थी, मेवाड़ी बोली थी, ध्यान रखना मेवाड़ी बोली। नेक्स्ट देखिए दोस्तों वागड़। वागड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है दोस्तों तो वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र दोस्तों वागड़ कहलाता है। और यहाँ की बोली दोस्तों बागड़ी, बागड़ी कहलाती है। कौन सी, बागड़ी। और दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र की बोली भी बागड़ी, बागड़ी, बागड़ी। और दोस्तों एक अपने नोहर और ये अपने तारानगर, चूरू के आसपास का इधर मतलब थोड़ा हमारा इधर साइड का जो क्षेत्र है दोस्तों झुंझुनू से इधर का, यहाँ पर भी दोस्तों बागड़ी बोली बोली जाती है। इस क्षेत्र को बागड़ बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखना, राजस्थान में ऐसा उल्लेख दे रखा है। तो बाकी आप डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बोली वागड़ी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मारवाड़। मारवाड़ दोस्तों मरु प्रदेश, मरु प्रदेश 7वीं सदी में मंडोर, जोधपुर पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में दोस्तों राठौड़ों ने इस पर अधिकार कर लिया था। हाड़ौती दोस्तों, हाड़ौती की बात करूं तो हाड़ौती कोटा व बूंदी का क्षेत्र, कोटा व बूंदी का क्षेत्र दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र कहलाता था। फिर देखिए दोस्तों ढूंढाड़। ढूंढाड़ दोस्तों जयपुर व इसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था और उनकी भाषा ढूंढाड़ी थी यानी बोली ढूंढाड़ी थी। मेवात, मेवात दोस्तों मेवात अलवर भरतपुर का क्षेत्र, हसन खां मेवाती दोस्तों यहीं का था। नेक्स्ट देखिए माल। माल, माल या वल, वल, वल दोस्तों माल या मांड, सॉरी मांड, मांड, मांड या वल, वल दोस्तों जैसलमेर का क्षेत्र माल या वल, वल के नाम से जाना जाता था। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरत्रा, गुर्जरत्रा के नाम से जाना जाता था। तो जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरत्रा के नाम से जाना जाता था। ब्यावर व अजमेर के आसपास का भाग मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अपनी 6ठी क्लास है ये कंप्लीट हो गई है। 6ठी क्लास आपको अब बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले मैंने आपको बुक पढ़ाई। अब दोस्तों 6ठी क्लास के सारे वस्तुनिष्ठ मैंने आपको प्रश्न करवा दिए हैं। 6 वीडियो बने हैं, 6 वीडियो आप देखना। कल दोस्तों इन 6 वीडियो को मर्ज करके एक मैराथन वीडियो बन जाएगा। 6ठी क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं है, एक एक प्रश्न मैंने निकाल दिया है। उसके बाद दोस्तों कल शाम से 7वीं क्लास का एक एक लेसन आएगा। जैसे ही 7वीं क्लास पूरी हो जाएगी वैसे ही दोस्तों उसके वस्तुनिष्ठ कर लेंगे। फिर दोस्तों ऐसे 8वीं, ऐसे 9वीं, ऐसे 10वीं अपनी हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर नए वीडियो के साथ।